हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास के लिए है, साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। अभी हम लोगों ने हिंदी मीडियम की बहुत सारी अपलोड किए हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास भौतिक विज्ञान, जो कि हमारा कौन सा है, हिंदी मीडियम है। इसके साथ में आपको बोर्ड प्रश्न पत्र भी इसके भी ऑब्जेक्टिव करा देंगे हम 19, 20 और 22 के। पर आप ध्यान रखना 2019 से पहले के आपको एमपी बोर्ड के बोर्ड प्रश्न पत्र नहीं देखने हैं, क्योंकि पहले सिलेबस और था, अब और हो गया। ये जो हमारी परीक्षा बोर्ड है वो 2023 की है। तो 2023 में हमारा फिजिक्स का पेपर होगा 70 मार्क्स का, जिसमें से 28 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो यही 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, इस पर लाइक करोगे और शेयर करोगे, तो और भी बाकी की सारी चीज़ें 2-2, 3-3 और 4-4 मार्क्स के हम आपको दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा वो सिलेबस है जो कम कर दिया गया है, पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया। तो लास्ट ईयर से ये वाला सिलेबस कम कर दिया गया और ये वाला सिलेबस हमारा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आप देख लेना क्या कम कर दिया और क्या ऐड कर दिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों पर मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट के लिए गूगल के ऊपर बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो जो पहली लिंक होगी balastcc.in की, उसके ऊपर क्लिक करना तो आपको हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा वेबसाइट का। आपको क्या करना है इसमें, जैसे आपका 12th क्लास है तो आपको ये 12th क्लास में आ जाना है और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपको चाहिए हो वो। और फिर इसके बाद में इस पर क्लिक करके आपको जाना है स्टडी मटीरियल में और वहाँ पर सारा आपको मटीरियल मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा YouTube चैनल है। YouTube के ऊपर अभी हमारे 10.6K सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो आपको ये जैसे 10th परीक्षा बोर्ड 2023 की प्लेलिस्ट दिख रही, ऐसे ही आपको 12th परीक्षा बोर्ड 2023 की प्लेलिस्ट देखना और उसमें सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए मूल आवेश का मान होता है। तो जो हमारा मूल आवेश होता है उसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का। तो जो हमारा आवेश होता है उसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक मूल आवेश का चार्ज होता है। दूसरा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। अगला हमारा, एक प्रोटीन में न्यूनतम आवेश होता है। तो एक प्रोटीन के अंदर न्यूनतम आवेश हमारा कितना होता है, जो हमारा आवेश का मान होता है उतना ही, क्योंकि प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन का एक जैसा ही होता है, बस एक प्रोटीन का प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस का होता है। तो इसमें प्रोटीन का न्यूनतम आवेश क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट है उसके बाद में निर्वात की विद्युतशीलता यानी ε0 का मान है। तो इसका हमारा मान कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा छठवां, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 180 कोण में घुमाने के लिए किया गया कार्य होगा। तो इसके लिए जो हमारा कार्य है वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2PE। उसके बाद में अगला है, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की r पर निर्भर करती है। तो जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये हो जाता है E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता 1/r³ के, या फिर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। 9th है, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। तो इसका कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो ये हो जाएगा 1/ε0। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है, अनंत होता है। 11वां, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, F = QE। 13 हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा हमारा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपको PDF हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान में आवेश का विमीय सूत्र है। तो जो हमारा आवेश है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, AT। दूसरा है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित।
नेक्स्ट है दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। चौथा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम। पांचवा है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसका हमारा विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-3A-1। उसके बाद में नेक्स्ट है 6, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो ये हमारा कैसा होता है, बिंदु सदृश होता है। मतलब जो द्विध्रुव होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जो उसकी लेंथ होती है द्विध्रुव की, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है, 2L होती है और वो लगभग 0 के बराबर होती है, इसलिए कैसा होता है, बिंदु सदृश होता है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश -q तथा +q दूरी L पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण वो P = होता है हमारा QL, जब दोनों के बीच की लंबाई L है, और जब लंबाई 2L होती है तो P बराबर क्या हो जाता है, 2QL हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी, QL। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण होता है, तो क्या होता है, P। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, तो ये कैसी है, सदिश। एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो जो हमारी विद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 11वां, कूलाम व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल उस बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है जो अवस्था में होता है, तो जो कैसी अवस्था में होता है, ब्राह्म अवस्था में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा सही जोड़ी में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारा किसको मिलेगा, शून्य को, क्योंकि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम, और ये इसका शून्य। नेक्स्ट हमारा तीसरा द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। नेक्स्ट है विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का हमारा क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगला मैथ सीधा कॉलम है हमारा, तो ये अलग अलग पेज पर आ गया है, थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F हमारा क्या होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूसरा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारी कितनी होती है, ये होती है 1/4πε0 Q/r²। तीसरा है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, तो ये हमारा कितना होता है, तो ये होता है Q/ε0, यही हमारी गॉस थ्योरम है। नेक्स्ट है चौथा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संपन्न कार्य W, तो ये हमारा कितना होता है, तो ये हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। पांचवा है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति U, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, U बराबर होता है -PE cos थीटा। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो जब भी हम सिल्क से किसी कांच की वस्तु को रगड़ते हैं तो उनके ऊपर धनावेश और ऋणावेश आ जाता है, तो कांच के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश हो जाता है। दूसरा हमारा मूल आवेश का मान कितना होता है, तो एक मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा है हमारा आवेशों के क्वांटीकरण का क्या कारण है या कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेशों का क्वांटीकरण का मूल कारण है, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे गिने जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे में, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं जाते। चौथा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ हमेशा होती है। पांचवा, स्थिर वैद्युत में Q1 + Q2 = 0 क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, Q1 एवं Q2 का परिणाम क्या है, समान है, किंतु ये कैसे विजाती है। छठवां, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्यों, तो ये बंद वक्र क्यों नहीं बनाती, तो ये क्योंकि बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाती है, ऋण आवेश तक, इसलिए बंद वक्र नहीं बनाती, क्योंकि ऋण आवेश पर जाकर के क्या हो जाती, खत्म। सातवां, स्थायी संतुलन के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र के में विद्युत द्विध्रुव का अभिविन्यास क्या होता है, तो ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। आठवां क्या है, विद्युत फ्लक्स अदिश है या सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स है ये कैसा एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। क्योंकि फाई को जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं E.ΔS, तो ये इसमें डॉट प्रोडक्ट आता है और डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। नाइन्थ, एक खोखले आवेश से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो हमेशा कितना रहने वाला है, 0। उसके बाद में हम अगला देखते हैं, तो सेकंड चैप्टर है हमारा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है,
ये हमारा दूसरा चैप्टर है। आपको ये वीडियो को बार बार देखना है, मतलब जैसे एक बार आज देख लिया तो 3-4 दिन बाद वापस से देख लेना। तो इसको जैसे हम बार बार देखेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जितना आप बुक में से पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो तो आप यहाँ से आकर के देख सकते हो या सुन सकते हो। जैसे आपने बुक में से क्वेश्चंस वगैरह पढ़े, फिर आपका दूसरा कोई काम कर रहा है, जैसे खाना खा रहे हैं या कोई और काम कर रहा है, तो आप इसको सुन लिया करो, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ऐसी हर एक सब्जेक्ट की हमने वीडियो डाली हुई है, तो आप वो जा करके भी देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारिता का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैराड। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तीसरा है, संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता, तो जैसे ही हम कुचालक माध्यम भर देते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो उसकी धारिता कैसी है, बढ़ती है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इनके संधारित्र पर समान क्या होगा, आवेश समान होगा। छठवां है, दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इनका क्या समान होगा, केवल विभव समान होगा। जब भी हम समांतर क्रम में जोड़ते तो विभव समान होता है, और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो आवेश समान होता है। किसको, संधारित्र को जोड़ने पर। नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो दोनों की स्थितियों में परिणाम धारिता का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात क्या होगा, 4:1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर का, तो इसमें एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए। तो एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो होता है C = 4πε0r। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। 10वां, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा, तो इसका विद्युत विभव क्या होगा, Q/2πε0a होगा। अगला है उसके बाद में हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फैराड बराबर 1 कूलाम पर क्या होता है, वोल्ट। दूसरा है, 1 फैराड स्थित फैराड के इक्वल है, तो 1 फैराड कितने स्टैटिक फैराड के इक्वल है, 9 × 10⁻11। नेक्स्ट है धारिता का विमीय सूत्र, तो धारिता का विमीय सूत्र हमारा क्या होता है, M-1 L-2 T4A2। नेक्स्ट है चौथा, वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो क्या है, संधारित्र है, जिससे क्या की जा सकती है, उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है 5वां, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में अगला है 6 नंबर का, 3μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1μF हो जाएगी, क्योंकि जैसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो 1/C बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। तो जैसे 1/3 + 1/3 + 1/3 करेंगे तो ऊपर के सारे जोड़ करके हो जाएंगे 3/3, और 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1μF फैराड आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में भी करके बता देंगे, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें एक हमारा टारगेट है 500 के, उसको अचीव करवाना है, ताकि हम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ और ये सारी चीज़ें दे पाएँ, क्योंकि जब मोबाइल के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं तो वो मतलब सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप हमारे 500 के को वेबसाइट पर अचीव करवाने में हेल्प करो, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा 7th, विद्युत विभव का विमीय सूत्र है, तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या है, ML2T-3a-1। नेक्स्ट है 8वां, बिंदु आवेश Q के कारण इससे दूरी r पर विभव बराबर, तो कितना होगा, 1/4πε0 Q/r। 9th है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा, तो ये गुणा क्या होती है, दूरी। 10वां है, आवेश Q को विभवांतर B पर त्वरित कराने से उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो ये क्या हो जाती है, QV, वृद्धि बराबर QV।
नेक्स्ट कुचालक माध्यम के होने से विभव है, तो कुचालक माध्यम के होने से विभव क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। 12वां, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य होता है, तो कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि लंबवत कार्य का हमेशा शून्य आता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी का विभव माना जाता है, तो पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। अगला है सही जोड़ी बनाओ, तो पहली हमारी सही जोड़ी चालक की धारिता, तो चालक की धारिता कितनी होती है, Q/V। दूसरा चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2CV²। तीसरा गोलीय चालक की धारिता, तो ये हमारी कितनी होती है, 4πε0r। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये कितना होता है, ε0A/d। पांचवा हमारा ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व कितना होगा, 1/2ε0E²। इसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो पहला है हमारा क्वेश्चन एक शब्द और एक वाक्य वाला, वो है धारिता का SI मात्रक लिखिए, तो धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड। दूसरा हमारा धारिता का विमीय सूत्र लिखिए, तो विमीय सूत्र है M-1 L-2 और T4 और A2, ये इसका विमीय सूत्र है धारिता का। अगला हमारा तीसरा, किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी धारिता क्या होती है, K गुना बढ़ जाती है, ठीक है, K गुना हो जाती है, जहाँ K उसका क्या है, परावैद्युतांक है। नेक्स्ट हमारा चौथा, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r की धारिता का सूत्र लिखो, तो इसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, 4πε0 और r, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखो, तो इसका हमारा क्या होता है, ε0A/d। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन, संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, तो इसको जब उच्च विभव को अनेक संधारित्र पर बांटना होता है, तब इसको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सातवां है, संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब धारिता बढ़ानी होती है, तो क्या हम करते, इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। आठवां, श्रेणी क्रम में जोड़े समान धारिता C के दो संधारित्र की संयुक्त धारिता क्या होगी, तो इनकी संयुक्त धारिता हमारी क्या होगी, अगर दोनों का एक है, तो वैसे C बराबर होता है हमारा 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, और ये दोनों बराबर हैं, तो इधर से 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/C प्लस 1/C, 1 जोड़ करके 2/C। पर हम इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, तो फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, C बराबर उसको पलट देंगे, तो C इक्विवेलेंस बराबर तो क्या आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। ये मोबाइल पे इतना क्लियर नहीं होता है समझाने का, तो ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत जल्दी प्रिफेयर करेंगे अगर वो 500 के हो जाते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा 9th, दो समान धारिता C के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, परंतु धारिता कितनी होगी, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, 2C, क्योंकि C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2, तो दोनों अगर समान है तो C और C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा होती है, तो किसी आवेशित संधारित्र में कितनी होती है, 1/2QV होती है। उसके बाद में अगला है हमारा 11th, पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा 12वें नंबर का, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वो भी कैसी होती है, 0 होती है। अगला है 13वां, विद्युत द्विध्रुव के किसी स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो ये कौन सी में होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अगला है 14, किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है, तो नेट आवेश कितना होता है, 0। 15 है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो किंतु विभव 0 ना हो, तो ये क्या है, हाँ, आवेशित खोखला चालक के अंदर ऐसा 0 मतलब पॉसिबल है। नेक्स्ट है 16वां, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है, चालक की विभव कम हो जाती है। उसके बाद में अगला है हमारा 3rd चैप्टर, जो कि हमारा विद्युत धारिता। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारिता का, धातुओं में धारा प्रवाह होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अगला है दूसरा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। नेक्स्ट हमारा 3rd क्वेश्चन, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 4 गुना। चौथा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या है, तो ओम मीटर। उसके बाद में अगला है ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय प्रतिरोध हमारा क्या है, तांबे का तार। छठवां, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो ये क्या आ जाएगा, अर्धचालक का। सातवां, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो इसकी चालकता कितनी होती है, अनंत।
8वां है हमारा, दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, तो इसमें क्या समान होता है, केवल धारा। उसके बाद में अगला है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th है, विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल किसका स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का। 10वां है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। 11वां है, किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल है, तो ये किसके लिए अनुकूल है, आवेश संरक्षण नियम के लिए किरचॉफ का पहला नियम अनुकूल है। 12वां है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। 13वां है, दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 R1 व E2 R2 हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनकी तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें, रिक्त स्थानों में के नियम अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये हमारे ओम्स के नियम की क्या है, परिभाषा लिखी हुई है। नेक्स्ट है दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर होता है, तो जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ता है। नेक्स्ट है तीसरा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध होता है, तो जैसे काट को कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना, R=ml अपॉन में क्या होता है, NE² A टाउ, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, जैसे जैसे A बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 4, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होता है, तो उसका प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। उसके बाद में अगला है, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम के संरक्षण का नियम है, तो ये किसके संरक्षण का नियम है, आवेश के। 6वां है हमारा, मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध का तापांक गुणांक होता है, तो मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध का तापांक गुणांक क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में अगला है 7वां, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम के संरक्षण में है, तो ये किसके संरक्षण में, ऊर्जा का संरक्षण के नियम का पालन करता है। 8वां है हमारा, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अतिचालकता। अगला है 9th, ओम के नियम का VI ग्राफ 1 होता है, तो ये क्या होता है, सरल रेखा में होता है। 10वां है, धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक है, तो ये क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगला है हमारा, सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, तो ये इस सिद्धांत से क्या बनता है, हमारा मीटर सेतु बनता है। दूसरा किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। अगला हमारा धात्विक तार, तो धात्विक तार क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, यानी ओमीय चालक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ये क्या करता है, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है संधि डायोड, तो ये क्या है, हमारा अन्योन्य जो चालक होता है, जो अनओमीय चालक होता है वो क्या होता है, संधि डायोड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा धारा, तो ये धारा हमारी कैसी है, इसका SI यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, क्योंकि हमने पढ़ा है I क्या होता है, Q अपॉन में T। उसके बाद में अगला है दूसरा है हमारा धारा घनत्व, तो धारा घनत्व हमारा क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि J बराबर होता है हमारा I अपॉन में A, और I का क्या होता है एम्पियर और A का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम मल्टीप्लाई एम्पियर। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट हमारा चालकता, तो चालकता का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो चालकता हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स। नेक्स्ट हमारा 6वां नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का के हमारा क्या है, प्रतिरोध तार है। अगला और थर्ड है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें है हमारा पहला विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा हमारी क्या होती है, I²RT को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। दूसरा हमारा आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या है, ओम। नेक्स्ट हमारा विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल है हमारा वोल्ट। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा, तो ये हमारा क्या है, किलोवाट घंटा जो है हमारा VI, क्योंकि ये पावर है तो पावर को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है एक शब्द और एक वाक्य वाले का। एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है, तो कितना आवेश होता है, धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में आवेश क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत जो होता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होती है।
नेक्स्ट हमारा तीसरा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये क्या होता है, ओम मीटर। चौथा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमारा किस पे, आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। चौथा, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। छठवां है क्या, किरचॉफ के नियम में AC और DC दोनों तरह के परिपथों पर लागू होता है, तो हाँ ये दोनों के ऊपर लागू होता है। सातवां, दो बल्ब 25 वॉट और 100 वॉट अंकित है, इसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो जो हमारा R होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के, तो क्या हो जाएगा, 25 वॉट वाला बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट हमारा 1 kWh एवं जूल में क्या संबंध है, तो इन दोनों में हमारा क्या है, 1 किलो हॉर्स, जो ये है हमारा 1 किलो वाट आर, तो इसका हमारा कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, ये कैसे आएगा, तो जो हमारा 1 होता है, K का मतलब होता है 10⁻³ और वॉट आर का मतलब, तो वॉट तो जूल में हो जाएगा, आर का मतलब हो जाएगा हमारा 60 × 60, तो 60 का 60 में हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3600 और 10⁻3, तो ये आ जाएगा हमारा 3.6 × 10⁻6। अगला है उसके बाद में हमारा 9th नंबर का, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो क्या होता है, वॉट। और 10वां क्वेश्चन है हमारा, श्रांति काल का मान किस कारण पर निर्भर करता है, तो ये हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। 11वां है, अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो इसमें क्या होता है, BD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, E के। अगला हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो विद्युत धारा के चुंबकीय खोज किसने की थी, ऑस्टेड ने। नेक्स्ट, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तीसरा है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, Nm/A। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो चौथा हमारा, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, तो ये क्या है हमारा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B.del बराबर μ0I। अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये कितना होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। छठवां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल 0 होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम है, जबकि लूप का तल होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। आठवां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, तो ये कितना है हमारा, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नेक्स्ट हमारा 9th, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो ये हमारा क्या बनता है, वोल्टमीटर। 10वां, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो एक सरल रेखा में होता है। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा, चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक है, तो ये क्या है, Nm/A²। दूसरा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, तो ये क्या है, Nm/A × मीटर। तीसरा हमारा, चुंबक क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो ये कितना है, Mt-2a-1। चौथा हमारा, धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है, तो ये कैसा करती है, दंड चुंबक। पांचवा है, आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल होता है, तो ये कितना होता है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगला है उसके बाद में हमारा छठवां, समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल प्रकृति का होता है, तो ये कैसा होता है, आकर्षण। सातवां, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। आठवां, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव में जोड़ते हैं, तो ये कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। 9th, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो ये कैसा होता है, 0 होता है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी है हमारी पहली है, इसमें सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी होती है, μ0I/2πr। इसके बाद में अगला है हमारा, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, μ0NI/2r।
नेक्स्ट हमारा धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितना होता है μ0 Ni। चौथा है लॉरेंज बल, तो लॉरेंज फोर्स हमारा क्या होता है QBB sin थीटा। उसके बाद में बायो सेवर्ट्स का नियम, तो बायो सेवर्ट्स का नियम क्या होता है μ/4π आइडियल sin थीटा अपॉन में r²। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें चल कुंडली धारा मापी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये क्या होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरा है संट युक्त धारा मापी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा अमीटर। तीसरा है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का जुड़ा धारा मापी, तो ये क्या है हमारा वोल्टमीटर। चौथा है हमारा अमीटर, तो अमीटर क्या होता है धारा नापने का यंत्र। पांचवा हमारा वोल्टमीटर, तो ये हमारा क्या होता है विभवांतर नापने का यंत्र जो होता है वो क्या होता कहलाता है वोल्टमीटर। इसके बाद में अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को। दूसरा है एक लंबी धारावाही तावे की खोखली नली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो कितना होता है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है 0 होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, तो इसमें एक धारावाही परिनालिका को पृथ्वी तल के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर स्थिरावस्था में उसकी दिशा क्या होती है, तो उसकी दिशा क्या होती है परिनालिका की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है बी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। पांचवा हमारा एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होता है, तो कण का पथ कैसा होता है आवेशित कण का पथ ऋजु रेखीय होता है यानी सरल रेखीय होता है। नेक्स्ट है छठवां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है, तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। सातवां, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। आठवां है हमारा दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं, तो ये कब आकर्षित करते हैं जब दोनों धारावाही तार एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा। 9th है दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं, तो जब दोनों कैसे हो रहा है विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। 10वां और आखिरी है किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो कैसा होता है एक समान होता है। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा पांचवें चैप्टर में से मैक्सिमम चीज़ें हट गई हैं पर फिर भी अभी इसमें बहुत कुछ है। तो पांचवा चैप्टर है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव। तो पहला इसका हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारा किसका मात्रक है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का। उसके बाद में दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है वह अनुभव करती है, तो वह किसका अनुभव करती है एक बल और एक बल आघूर्ण का। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, यदि चुंबकीय क्षेत्र B तथा एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M हो तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा MB। नेक्स्ट पांचवा लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है निकेल। छठवां निम्न की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान में ध्रुव प्रबल का SI मात्रक है, तो इसका SI मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर। दूसरा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S ध्रुव से N ध्रुव की ओर के अनुदिश होती है, तो ये कैसी होती है चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो यह चुंबकीय आघूर्ण का SI में मात्रक होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का SI में मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में चौथा है हमारा धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह दिशा में ठहरता है, तो वह कौन सी दिशा में ठहरता है उत्तर दक्षिण में। पांचवा हमारा अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो कितनी पर 2 गुनी। नेक्स्ट है हमारा छठवां धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करता है, तो ये किसकी तरह करता है छड़ चुंबक के। सातवां चुंबकीय आघूर्ण M वाले चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है, तो कितना हो जाता है M/2। आठवां प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से होता है, तो ये कैसा होता है समानांतर होता है। नेक्स्ट हमारा 9th अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से लटकाने पर क्षेत्र के हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं समांतर हो जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। जो पहला है हमारा
सही जोड़ी बनाइए। तो पहले का चुंबकीय आघूर्ण, तो ये हमारा क्या है, NiA होता है। दूसरा हमारा चुंबकीय की स्थितिज ऊर्जा, तो ये कितना होता है, -mb cos थीटा। तीसरा हमारा चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, तो ये हमारा कितना होता है, mb ब्रैकेट में 1 cos थीटा। उसके बाद में अगला है हमारा अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, μ0/4π2m/d3। पांचवा हमारा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, μ0/4πm/d3। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा खंड आ और खंड बा को मैच कीजिए। तो पहला प्रति चुंबकीय पदार्थ, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ हमारा क्या होता है, तांबा। दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तो ये हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम। तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ, तो ये हमारा क्या होता है, इस्पात। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, एस ध्रुव से एन की ओर होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होता है या खुला वक्र, तो ये क्या होता है, हमारा बंद वक्र होता है। उसके बाद में अगला है, क्या बिना ध्रुवों का कोई चुंबक हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, एक टॉरॉइड करके होता है जो हमारा कैसा है, बगैर ध्रुव का है। चौथा है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, ये कैसा पदार्थ है, तो ये कैसा अनुचुंबकीय पदार्थ है। पांचवा, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, यह कैसा पदार्थ है, तो ये कैसा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। छठवां है हमारा, कौन सा पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता। सातवां, विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं, नरम लोहे से। आठवां, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई की परिभाषित कीजिए, तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। नाइन्थ है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक, तो ये क्या होता है, एम्पियर/मीटर²। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का चैप्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सही विकल्प चुन करके लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अगला हमारा सेकंड, किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेकंड का, तो हो जाएगा कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, और सी है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, यानी इसका आंसर क्या आएगा, उपर्युक्त सभी। तीसरा है, प्रेरित धारा की दिशा की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड का, लेंज के नियम से दिशा ज्ञात की जा सकती है। चौथा हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। पांचवा है, किसी कुंडली का स्वप्रेरित निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। छठवां, दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रयुक्त, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा छठवें का, तो हो जाएगा बढ़ता है। सातवां हमारा, लेंज का नियम आधारित है, तो जो लेंज का नियम है वो हमारा किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। आठवां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कुंडली का प्रतिरोध। नाइन्थ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर हमारा किस पर है, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। अगला हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ने की, तो ये किसने की है, फैराडे ने की। दूसरा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके, फ्लक्स के। तीसरा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के हाथ के नियम से दी जाती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। चौथा है, लेंज के नियमानुसार की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। अगला हमारा पांचवा, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है, तो स्वप्रेरक का SI मात्रक क्या है, हेनरी। छठवां हमारा, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरित कुंडली की त्रिज्या के होता है, तो ये कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। सातवां, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरित फेरों की संख्या के होते हैं, तो ये कैसा होगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आठवां, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, तो वो क्या होता है, वेबर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो इसकी सही जोड़ी में हमारा पहला है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। नेक्स्ट है स्वप्रेरक, तो ये क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चौथा है प्रेरित विद्युत वाहक बल,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेबर पर सेकंड। पाँचवा हमारा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा, जूल। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का। तो ये मिस कर गए, तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, 5वें का दूसरा मैच द कॉलम, नहीं 6 चैप्टर का दूसरा मैच द कॉलम देख रहे थे। तो इसको एक बार और हम देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स ml² T-2a-1। दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा हमारा ml0 T-2a-1। तीसरा स्वप्रेरक गुणांक, तो ये हो जाएगा हमारा ml2 T-2a-2। चौथा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये हो जाएगा हमारा -del∅/del t। पांचवा लंबी परिनालिका का स्वप्रेरक, तो ये हो जाएगा हमारा μ0 n²a/l। उसके बाद में तीसरा हमारा धारावाही परिनालिका, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा μ0 n(I). उसके बाद में दूसरा हमारा धारावाही परिनालिका का एक सिरे पर, तो इसका हो जाएगा हमारा धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाता है μ0 m/2। उसके बाद में तीसरा है हमारा E, तो E हो जाएगा हमारा -m/di/dt। और चौथा है हमारा फाई, तो फाई हो जाएगा हमारा कितना, तो फाई बराबर होता है mi। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर। दूसरा हमारा किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है, तो जब परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब प्रवाहित होती है। तीसरा लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। स्वप्रेरक का मात्रक क्या है, तो उसका क्या मात्रक है, हेनरी। पांचवा एल लंबाई का एक सीधा चालक तार एक समान वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b से लंबवत गति करता है, तब तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक क्या होगा, तो तब इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा हमारा BLV। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वें नंबर का, तो 6 में है हमारा 1 हेनरी एवं माइक्रो हेनरी में संबंध लिखिए। तो 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो हेनरी, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही 10⁻⁻6 होता है। तो जब माइक्रो लिखोगे और ये तो 10⁻6 और ये म्यू का मतलब 10⁻6, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, किसी कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का क्या रूप होता है, तो इसका क्या रूप होता है, चुंबकीय ऊर्जा। उसके बाद में अगला और लास्ट हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो ये किस नियम से ज्ञात की जाती है, लेंज के नियम से। अगला है हमारा 7वां चैप्टर जो कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो इसके पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 तथा वर्ग माध्यमूल VRMS में संबंध क्या है, तो इन दोनों में हमारा संबंध क्या है, तो VRMS बराबर होता है 0.707 V0 या फिर V0/√2 होता है। उसके बाद में अगला एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या गुजर जाने देता है, केवल AC। नेक्स्ट है दूसरा, प्रत्यावर्ती परिपथ में बाठीन धारा होती है, यदि परिपथ में है तो परिपथ में क्या होगा, केवल L। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है, AC जनरेटर। उसके बाद में अगला है हमारा 6, तो 6वां है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर का मान I0 व आभासी मान IRMS है, तो इसके बीच संबंध है। तो इनके बीच संबंध क्या है, I0 = √2 IRMS या फिर IRMS = क्या हो जाएगा, I0/√2। किसी भी तरह की वीडियो और PDF के लिए आपको बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है। स्पेलिंग आप देख लेना BALLAST और कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो तो आपको ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल कराना है, तो सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी balastcc.in के नाम से। इसको आपको ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो जो आपके PDF में वीडियो वो इमेज दिख रही थी, वही वाला इंटरफेस इसके ऊपर ओपन होगा और इसको ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल कराते जाना है। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल कराते जाओगे तो इसी में बीच में आपको कहीं हमारा टारगेट भी दिख जाएगा। तो
ये इधर हमारा टारगेट है जिसको क्या है 500K तक आपको पहुंचाने में हमारी हेल्प करनी है। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो सबसे नीचे आएंगे तो ये हमारे 9th क्लास के सारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट हैं। ये 10th क्लास के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हैं, ये 11th क्लास के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हैं, 12th क्लास के। तो 12th क्लास का अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो आपको क्या करना है, भौतिक विज्ञान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप भौतिक विज्ञान के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम का। अगर आप फिजिक्स पे करते हो तो आपका इंग्लिश मीडियम का खुलेगा। तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कराते हुए आना है और ये है स्टडी मटेरियल। तो जो ये स्टडी मटेरियल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो इतनी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये आपके NCERT बुक्स मिल जाएगी, कम किया गया सिलेबस, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक, इसी साल का मतलब पिछले साल के प्रश्न पत्र, टॉपर की कॉपी, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और IMP क्वेश्चंस वगैरह। जैसे मैं आपको IMP क्वेश्चन खोल करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे और इसके ऊपर की तरफ जाओगे तो ये 2022-23 का IMP क्वेश्चन है, जो पहले चैप्टर से हैं कि टोटल मार्क्स 6 मार्क्स का होगा। 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 मार्क्स का एक और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको सारे करा दिए इस वीडियो में, या करा दूंगा। तो 2 मार्क्स के आप देख लेना और 3 मार्क्स के ये IMP क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप हमारा टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे तो फिर हम मतलब ये इनके आंसर भी डाल देंगे इसी में सारे। तो ये चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज इसके क्या है सारे IMP क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी की चीज़ें भी आप यहीं से ले सकते हो। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर का मान I0 व आभासी मान IRMS है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो इसका हमारा संबंध क्या होगा, I0 बराबर √2 IRMS। साथ में हमारा प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में धारा न्यूनतम होगी जब, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, XL - XC बराबर क्या होगा, अधिकतम। अगला है हमारा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 होती है। 9th हमारा भारत में घरों को दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो ये कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 10वां हमारा प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु अमीटर एवं वोल्ट मीटर आधारित होते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण में परिवर्तन होना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना है। इसके बाद में अगला है हमारा प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-2A-2। उसके बाद में अगला है तीसरा, आदर्श युग्मक में युग्मनज गुणांक K का मान होता है, तो इसमें K का मान कितना होता है, 1 होता है। चौथा क्वेश्चन है आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, तो ये कितना होता है हमारा, 0 होता है। नेक्स्ट है 5वां, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है हमारा, जिसको हम लोग प्रतिरोध भी बोलते हैं, ओम होता है। 6वां हमारा अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है, तो ये कितना होता है, 1। 7वां, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा वाठीन है तो शक्ति गुणांक का मान होगा, तो ये कितना होगा, 0। 8वां हमारा ट्रांसफार्मर को परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते, तो ये आंसर क्या है, DC। 9th हमारा डायनेमो का सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये किस पर होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। 10वां, एक शुद्ध धारिता परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में आगे होती है, तो ये कितना होता है, π/2। 11वां है प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो ये कैसा होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। 12वां हमारा प्रेरण प्रतिघात XL का SI पद्धति में मात्रक है, तो ये क्या है, ओम है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा प्रेरण प्रतिघात, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ω/L। दूसरा हमारा धारिता प्रतिघात, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2πfc। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा है हमारा RL परिपथ की प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर R² + XL²। अगला है हमारा RC परिपथ प्रतिरोध, तो ये इसका हो जाएगा हमारा रूट के अंदर R² + XC²। 5वां हमारा LCR, तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर R² + XL - XC²। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड वाला मैच द कॉलम, तो इसका हमारा डायनेमो, तो ये जाकर के मिलेगा हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को। दूसरा हमारा विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर हमारा मिलेगा किसको, धारा का चुम्बकीय प्रभाव। तीसरा हमारा ट्रांसफार्मर, तो ये होगा नर्म लोहा। चौथा हमारा पटलित कोण, तो ये हो जाएगा हमारा भंवर धाराओं को कम करना। और 5वां है ग्राही परिपथ, तो ये हो जाएगा हमारा श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ। अगला हमारा एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है,
तो कितनी होती है? शून्य। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो उसमें प्रभाव प्रदर्शित करती है। तीसरा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितनी होती है? तो एक्सएल बराबर कितनी होती है? 2π/VL, जहाँ पे दिष्ट धारा में V बराबर 0 है अथवा प्रेरकीय प्रतिघात कितनी होगी? 0 होगी। चौथा है दिष्ट धारा के लिए धातीय प्रतिघात कितना होता है? तो XC बराबर होता है 1/2π/μc। इसके बाद में पांचवा है रूट के अंदर LC का मात्रक होता है, तो ये हमारा कितना होता है? इसका मात्रक हमारा सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा छठवां, एक पूर्ण वक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? तो कितना होता है? 0। नेक्स्ट है LCR परिपथ के लिए अनुनादी अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो 1 होता है। आठवां, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता युक्त परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसमें पहला है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ये कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये हो जाती है हमारे त्वरित आवेश से। दूसरा हमारा विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? बीटा किरणें नहीं। तीसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम की थी, तो ये किसने की थी? हर्ट्ज ने। उसके बाद में चौथा है हमारा निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल के लिए सूत्र है, तो इनकी चाल के लिए क्या सूत्र है? C बराबर 1/√के अंदर μ0 और ε0। इसके बाद में पांचवा, ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल क्या अवशोषित करता है? अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरणें। छठवां हमारा, यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुम्बकीय वेक्टर y दिशा में हो तो उसकी संचरण दिशा होगी, तो उसकी संचरण दिशा क्या होगी? z दिशा। सातवां है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? k बराबर 2π से। आठवां है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध है, तो इसका आंसर क्या है? B बराबर क्या होता है? E/c। इसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो ये कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। उसके बाद में अगला है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में तथा के ज्या वक्रीय दोलन करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक दूसरे में लंबवत विद्युत तथा इसमें चुम्बकीय क्षेत्रों के ज्या वक्रीय दोलन होते हैं। तीसरा है दृश्य आकाश का रंग उसकी पर निर्भर करता है, तो किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है हमारा रोगों की कीटाणु को मारने में किरणों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा दृश्य प्रकाश की तरंगें धैर्य का परास होता है, तो कितना होता है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होता है। छठवां हमारा सबसे अधिक आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो ये हमारा कौन सी हैं? गामा तरंगें सबसे अधिक आवृत्ति की। सातवां हमारा वे तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो तरंगें कहते हैं। इसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहला है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो ये हो जाएगा मैक्सवेल। दूसरा है हमारा अवरक्त विकिरण, तो ये हो जाएगा हमारा अंधेरे में फोटोग्राफी। तीसरा है हमारा परावैंगनी किरणें, तो ये हो जाएगा हमारा कीटाणु को नष्ट करने के लिए। चौथा है हमारा सूक्ष्म तरंगें, तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा की दूरी। पांचवा हमारा रेडियो तरंगें, तो ये हो जाएगा हमारा दोलित विद्युत परिपथ। और छठवां है दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में आंसर दीजिए। तो पहला है हमारा, क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। उसके बाद में दूसरा है हमारा, विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर आएगा विस्थापन समय के साथ परिवर्तन होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति बताइए। तो विद्युत चुम्बकीय की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की? तो किसने की? मैक्सवेल ने। पांचवा, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र क्या है? तो C = होता है 1/√के अंदर ε0। नेक्स्ट हमारा, कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो कोहरे में वस्तु देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट है सातवां, दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आठवां हमारा, दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
9th है सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास कितना होता है, तो 1 mm से लेकर के 300 mm तक होता है। 10वां है समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। 11वां है विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कारक कौन है, तो ये कौन है, मैक्सवेल। उसके बाद में 12वां है हमारा, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं, तो आंसर आएगा नहीं। 13वां है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले रेडियो तरंगें, फिर उसके बाद में सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंग किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स रेज और गामा रेज। उसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इसी को उल्टा लिख देंगे, गामा किरणें, एक्स रेज, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो एक्टिव तरंगें। उसके बाद में अगला है 9 चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तो इसमें पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला, छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर किससे आएगा, अवतल दर्पण से। दूसरा, एक प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0 डिग्री। तीसरा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, r इक्वल टू होता है 2f। नेक्स्ट हमारा चौथा, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अवतल दर्पण से। पांचवा, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते जबकि वस्तु, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ध्रुव व फोकस के बीच में होती है, जब वस्तु तब नहीं कर सकती। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से मान परिवर्तन हो जाता है, तो किसका मान परिवर्तन हो जाता है, आवृत्ति का। सातवां, F1 और F2 फोकस दूरी के दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2 होगी। आठवां है हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो किसके लिए होती है, बैगनी के लिए। 9th है उसके बाद में प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, किससे किया जाता है, आवृत्ति से। 10वां हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या होती है, से अधिक होती है। 11वां, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी FE तथा नेत्रिकीय की फोकस दूरी FE है, तो सामान्य संयोजी की स्थिति में उनका आवर्धन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा FO अपॉन में FE। ऑब्जेक्ट वाले का FO होता है और आई वाले का FE होता है। ये इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसा इसलिए ताकि ये रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है कि आप इसको 2-3 बार देखोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उनके मार्ग बदलने की क्रिया को कहते हैं, तो उनके मार्ग बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तीसरा हमारा, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही हो तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग में विपरीत दिशा में लौट जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रकाश का उत्कीर्णन का सिद्धांत कहते हैं। चौथा है, आपतन कोण का यह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्रांतिक कोण। पांचवा, रेगिस्तान में यात्रियों को जलाशय दिखाई पड़ने के दृष्ट भ्रम को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका। छठवां है, ठंडे देशों में समुद्र तट पर खड़े व्यक्ति को दूर से आता हुआ जहाज ऊपर वायु में उल्टा लटका हुआ दिखाई देने की दृष्ट भ्रमी को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रिज्म द्वारा उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधी प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुलोम या ऊर्ध्ववर्ती के प्रिज्म। आठवां हमारा, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। उसके बाद में 9th है हमारा, स्वच्छ नेत्र की विभेदन सीमा होती है, तो ये कितनी होती है, 1 मिनट या 1/60 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10वां, जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती या दूरदर्शी वस्तुओं को देखते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकीय यंत्र।
11वां किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोणों के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है 13वां, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके बाद में अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु की ओर रहता है उसे तथा जो लेंस नेत्र की ओर रहता है उसे हम कहते हैं, तो वस्तु की ओर रहने वाला अभिदर्शक हो जाएगा, ठीक है, और एक दूसरा हो जाएगा नेत्रिका वाला। नेत्र वाले को हम लोग नेत्रिका कहते हैं और वस्तु वाले को अभिदर्शक बोलते हैं। 15वां है, एक प्रकाश के यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दूरदर्शी। नेक्स्ट है हमारा 16वां, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो ये कौन से लेंस की भांति काम करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ियां बनाइए, तो पहला है हमारा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ये क्या हो जाएगा, -F अपॉन में Fe। उसके बाद में अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी की अपवर्तन क्षमता m, तो इसका हो जाएगा 1 + d अपॉन में f। और तीसरा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, तो ये हो जाएगा -v अपॉन में u और ब्रैकेट में 1 + d अपॉन में fe। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें बैगनी रंग का प्रकाश, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन के कारण होता है। नेक्स्ट है लाल रंग का प्रकाश, तो ये कांच का अधिकतम चाल है। और तीसरा है हमारा परवलयाकार दर्पण, तो ये हो जाएगा हमारा सर्च लाइट जो है हमारा, उसके अंदर परवलयाकार दर्पण क्या होता है, लगा होता है। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य और एक शब्द का, तो इसका है हमारा, यदि किसी दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हमारा, किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबंधित आवर्धित बनता है, तो ये कौन बनाता है, अवतल दर्पण। उसके बाद में तीसरा है हमारा, किस रंग से के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो आंसर आएगा लाल। फिर उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा क्वेश्चन है 4th नंबर का, तो इसमें आ जाएगा हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमारा क्या संबंध होगा, तो F बराबर हो जाएगा R/2 या R बराबर हो जाएगा 2F। उसके बाद में अगला है 5वां, संयुक्त फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सत्य होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5वें का, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य होते हैं। अगला है हमारा 6वां, गोलीय दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7वां, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है, तो कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा रहता है, आवृत्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, तो इसमें है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा हमारा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो ये कैसे, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके। नेक्स्ट है 11वां, किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर पर तिरछा देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसी प्रतीत होती है, छोटी अथवा लंबी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लंबी दिखाई देती है। नेक्स्ट है 12वां, क्या तिरछा देखने पर किसी तल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है, यदि हाँ तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ, तिरछी देखने पर टैंक की आभासी गहराई क्या हो जाती है, घट जाती है। उसके बाद में अगला है 13वां, किसी वस्तु अवतल लेंस की फोकस पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर आएगा फोकस पर और प्रकाशित केंद्र के बीच में बनेगा। नेक्स्ट है हमारा 14वां, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की।
किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की। और नेक्स्ट हमारा प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर कब होती है? तो इसका आंसर आएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में। नेक्स्ट है 17, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। 18वां है, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाती है। नेक्स्ट 10 चैप्टर तरंग प्रकाश की। तो इसका पहला है, तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान का संचरण करती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऊर्जा से। दूसरा है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तीसरा है, प्रकाश का व्यतिकरण में ऊर्जा होती है। तो ये कौन सी होती है? पुनर्वितरित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश तंत्रों में होती है किंतु ध्वनि तरंगों में नहीं होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ध्रुवण। नेक्स्ट है 5वां, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है जबकि उनके द्वारा उत्पन्न तरंगों को। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। उसके बाद में अगला है हमारा 6वां, किसी बिंदु पर दो तरंगें निम्न समीकरण द्वारा निरूपित की जाती हैं, E1 बराबर E0 sin ओमेगा टी तथा E2 बराबर E0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा यदि। तो इसका आंसर क्या आएगा? यदि फाइव बराबर पाई हो। 7th है, यदि y बराबर 4 sin ओमेगा टी और y2 बराबर 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 द्वारा निरूपित दो तरंगें एक बिंदु पर व्यतिकरण करती हैं, परिमाणी तरंग का आयाम होगा लगभग। तो लगभग कितना होगा इसका आयाम? तो इसका होगा हमारा 6। अगला है 8वां। तो 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होगा? तो किसमें परिवर्तन नहीं होगा? आवृत्ति में। नेक्स्ट है 9th, व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण हमारा क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में। उसके बाद में अगला है, प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत ने दिया। तो किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। दूसरा, व्यतिकरण में का पुनर्वितरण होता है। तो किसका होता है? ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन, समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर होता है। तो ये कितना होता है? 2n पाई। नेक्स्ट है हमारा चौथा, प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत ने दिया। तो ये किसने दिया था? हाइगन ने। 5वां, प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग था। तो ये कौन सा था? यंग का द्विस्लिट। उसके बाद में अगला है 6वां, साबुन का बुलबुला की घटना को कारण रंगीन दिखाई देता है। तो किसके कारण? ये देता है व्यतिकरण के कारण। और ये 5वां है, प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग क्या था? द्विस्लिट, यंग का द्विस्लिट। नेक्स्ट है 7वां, यदि 4 और 5 आयाम वाले प्रकाश के मध्य व्यतिकरण की घटना हो तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता का अनुपात होता है। तो कितना होता है? 81:1। 8वां, एकल स्लिट द्वारा वितरित वितरण का उदाहरण है। तो ये किसका है? फ्रॉनहोफर। नेक्स्ट है 9th, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विवर्तन। नेक्स्ट है 10, कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ रहता है। तो ये कैसा रहता है? अपरिवर्तित। इसके बाद में अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा द्विस्लिट प्रयोग। तो ये आएगा थॉमस यंग। तीसरा है रिजुकोर द्वारा विवर्तन। तो ये आ जाएगा हमारा फ्रेनेल विवर्तन। नेक्स्ट है तीसरा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो ये आ जाएगा हमारा विवर्तन। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन। दूसरा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सवेल। तीसरा है हमारा ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण। तो ये हो जाएगा हमारा विवर्तन। और उसके बाद में ऊर्जा का पुनर्वितरण। तो ये हो जाएगा व्यतिकरण। और 5वां है द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइगन। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, एक तरंगार्घ के दो बिंदुओं में कितना कालांतर होता है? तो कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंगार्घ के लंबवत रेखा किसकी दिशा की व्यक्त करती है? तो ये किसकी करती है? तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा है, पतली फिल्म द्रवों की सतह पर में रंग का कारण क्या है? तो क्या है? व्यतिकरण है। चौथा है,
यदि प्रकाश की कला संबंधित तरंगें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो उनके मध्य कालांतर क्या होगा? तो ये कालांतर फाई बराबर क्या होगा? पाई या फिर 3 पाई 5 पाई, मतलब ये कैसा होगा? जो हमारे ऑड नंबर होते हैं यानी विषम संख्याओं का गुणा पाई के साथ होगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो कला संबंधी स्रोतों की। नेक्स्ट है छठवां, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारक कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का। नेक्स्ट है और लास्ट है सातवां, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या है? तो बीटा बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। इसके बाद में अगला है हमारा 11th नंबर का चैप्टर। तो ये है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो पहला सही विकल्प चुनिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड है हमारा विभवांतर यानी 10 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। चौथा, ऊर्जा ई के फोटोन का संवेग होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ई अपॉन में सी। अगला है हमारा पांचवा, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। छठवां है, एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो उससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होगी, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? h अपॉन में mv। अगला है, एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप में निकलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फोटोन। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को कहते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। दूसरा है, उन न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। तीसरा है, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। चौथा है, प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। पांचवा है हमारा, लेनार्ड के प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा में अधिकतम मान को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? संतृप्त धारा। छठवां है हमारा, लेनार्ड के प्रयोग में संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निरोधी विभव या सस्तभ विभव। नेक्स्ट है सातवां, वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो ये है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उस धातु को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कार्यफलन। अगला है हमारा 9th नंबर का। तो 9th नंबर का है इसमें, विकिरण के कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों होते हैं, उसकी इस प्रकृति को उसकी कहते हैं, तो उसकी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्वैती प्रकृति कहते हैं। 10वां, प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबंध होती है जिसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली। 11th है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल होता है, तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद में अगला है 12, इलेक्ट्रॉनों का विराम द्रव्यमान होता है, तो ये कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट है 13, उस न्यूनतम आवृत्ति को जिसके द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होता है, उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है, द्रव तरंगों की परिकल्पना ने की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ब्रॉगली ने। 15वां है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की पर निर्भर करती है, तो ये किस पर करती है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट है हमारा 16, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में कूलाम पर किलोग्राम होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.76 × 10⁻11। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है प्रकाश की तीव्रता, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोटोन की संख्या। दूसरा है हमारा प्रकाश की आवृत्ति, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोटोन की आवृत्ति। तीसरा है हमारा देहली आवृत्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति। चौथा है हमारा कार्यफलन, तो इसका क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। पांचवा हमारा द्रव तरंग, तो इसका हो जाएगा गतिशील कण। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड वाला, तो सेकंड मैच द कॉलम में पहला हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा जे थॉमसन। दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो ये क्या होता है हमारा मिलिकॉन होता है। उसके बाद में तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आइंस्टीन। चौथा है द्रव्य तरंगें, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ब्रॉगली। पांचवा हमारा क्वांटम सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैक्स प्लांक। छठवां हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा प्लांक, तो प्लांक का हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फोटोन। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा आइंस्टीन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आइंस्टीन का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तीसरा हमारा डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली का हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य तरंग है। और चौथा है थॉमसन, तो थॉमसन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में है हमारा अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है हमारा 12th, जिसका नाम है हमारा परमाणु यानी एटम। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा परमाणु का, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसके हिसाब से परमाणु अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, परिक्रमा करते हैं। दूसरा है हमारा परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि ये कैसा होता है, 10⁻⁻10 मीटर का होता है। नेक्स्ट है तीसरा, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल Vm मुख्य क्वांटम संख्या n से निम्न प्रकार से संबंधित होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, Vn बराबर C/n। चौथा है हमारा रिंडबर्ग नियतांक के पदों में बामर श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5r/36। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था में n बराबर 4 अवस्था में उत्तेजित होता है, प्रेक्षित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 होगी। उसके बाद में अगला है छठवां क्वेश्चन, भोर त्रिज्या का मान होता है, तो भोर त्रिज्या का मान कितना होता है, 5.3 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद में अगला है रिंडबर्ग नियतांक r का मान होता है, तो r का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1.097 × 10⁻7 मीटर होता है। आठवां है हमारा, बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कितनी होती है, C/137। अगला है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ती है। 10वां है हमारा परमाणु होते हैं तो ये कैसे होते हैं, अनावेशित होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है, तो ये हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा अल्फा कण के गाइगर मार्सडन प्रयोग में प्रयुक्त अल्फा कण की ऊर्जा थी, तो ये कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होती है, तो ये कैसी होती है, ऋणात्मक। तीसरा है हमारा हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी में सर्वप्रथम ने देखा, तो किसने देखा, बामर ने। चौथा है रिंडबर्ग नियतांक r का मान होता है, तो ये कितना होता है, 1.097 × 10⁻7 पर मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो इसका पांचवा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान का पूर्ण गुणांक होता है, तो किसका होता है, h/2π का। छठवां है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के आयन ऊर्जा होती है, तो ये कितना होती है, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सातवां, हाइड्रोजन परमाणु को प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा लगभग कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें हमारा पहला है बोर त्रिज्या, तो बोर त्रिज्या का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h²ε0/πme²। नेक्स्ट है En, तो ये En बराबर हो जाएगा -me⁴/8n²ε²h²। तीसरा हमारा रिंडबर्ग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, me⁴/8ε0²ch3। नेक्स्ट है Vn, तो Vn का हमारा क्या हो जाएगा, e²/2ε0nh। नेक्स्ट है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, nh/2π। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 13, जो कि हमारा नाभिकीय,
तो 13 चैप्टर में न्यूक्लियस में हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्फा कण निम्नलिखित परमाणुओं का नाभिक होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हीलियम का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, नाभिकीय अभिक्रिया 9U238 से जब हमारा TSZA+2He4 में A और Z के मान है, तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसमें हमारा A कितना है 234 और Z हमारा कितना है 90। उसके बाद में अगला है हमारा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा संलयन है। चौथा है संलयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हल्का नाभिक। अगला है हमारा पांचवा संकेत AXZ द्वारा प्रदर्शित नाभिक में होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? B Z प्रोटॉन, A से Z न्यूट्रॉन में। अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है हमारा एक नाभिक में गामा किरणों के उत्सर्जन में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 का C प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सातवां हमारा 1 ग्राम पदार्थ में के समतुल्य ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 9 × 10⁻13 होती है। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है, इस मंदगामी न्यूट्रॉन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता समीकरण है, तो ये क्या है? E = mc²। तीसरा है नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो किसके होता है? प्रोटॉन के। चौथा है प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया में? संलयन में। पांचवा है नाभिकीय रिएक्टर में से भारी जल का उपयोग के रूप में किया जाता है, तो ये किसमें किया जाता है? मंदक के रूप में। छठवां है A = 30 से लेकर A = 170 द्रव्यमान संख्या के परास में का मान लगभग नियत रहता है, तो प्रति न्यूक्लियन बंध का मान लगभग कैसा रहता है? नियत होता है। उसके बाद में अगला है हमारा नाभिक की त्रिज्या, तो इसका आंसर क्या आएगा? R0 A⁴ दूसरा है द्रव्यमान क्षति, तो ये क्या हो जाएगा? ZMP + A - ZMN और होल माइनस M। इसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय संलयन के प्रदर्शित करने वाला कोई एक समीकरण लिखो, तो 1s2 + 1s2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2He4 + Q। नेक्स्ट हमारा नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संबंध क्यों नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि नाभिकीय संलयन के उच्चतम ताप 10⁻7 के और उच्चतम दाब की आवश्यकता होती है, जो प्रयोगशाला में संभव नहीं होती है। तीसरा है हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये किसकी होती है? गामा किरणों की। इसके बाद में अगला है हमारा चौथा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्षय को प्रदर्शित करने वाला समीकरण क्या है, तो 0n1 से लगा करके मतलब 0n1 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1h1 में, और -β0 + न्यू बाद में। नेक्स्ट हमारा पांचवा, नाभिक के आकार का क्रम कितना होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 10⁻−15 मीटर। छठवां है, क्या सभी नाभिकों को घनत्व एक समान होता है? यदि हाँ, तो इसका क्रम बताइए, तो हाँ, तो 10⁻17 प्रति घन मीटर होता है। नेक्स्ट है सेवंथ वाला, नाभिकीय की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या में किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? R = R0 A⁴1/3। अगला है हमारा 14 चैप्टर और लास्ट चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, तो इसका हमारा क्या आएगा? पहला क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो ये कितना होता है? 1.12 × 10⁻19 जूल। उसके बाद में अगला है हमारा इसका क्वेश्चन सेकंड, जर्मेनियम क्रिस्टल P को टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियों की संयोजकता होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तीसरा है PN संधि डायोड में अवक्षय परत में होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा निश्चल आयन। चौथा हमारा PN संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10⁻6 मीटर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, तो नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा y = A.B बार। छठवां हमारा परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा, तो ये कैसा करेगा? विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा।
अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर हो जाता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद में दूसरा है हमारा, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा है, निज अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल को कोटि होती है तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवा है, नैंड गेट में एंड गेट के साथ गेट होता है तो कौन सा होता है, नॉट। छठवां है, नॉट गेट को भी कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमण गेट भी कहते हैं। सातवां है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक है तो ये क्या है, बाई बराबर ए डॉट बी। आठवां, यदि बाई बराबर ए प्लस बी बार हो तो गेट होगा तो ये कौन सा होगा, नॉर। नाइन्थ हमारा, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है तो वाई बराबर कितना होता है, ए डॉट बी। उसके बाद में अगला है हमारा, सही जोड़ी बनाओ। तो पहला हमारा टेक परिपथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संधारित्र का और प्रेरक। नेक्स्ट है निज अर्धचालक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। उसके बाद में अगर एन एच हमारा ग्रेटर हो एन ई से, यानी होल्स ग्रेटर हो हमारे इलेक्ट्रॉन से, तो वो कैसा कंडक्टर है हमारा, कैसा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। उसके बाद में अगला है हमारा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है इसका हमारा, निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाने पर उसका ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऊर्जा अंतराल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद में अगला है, निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर उसका ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऊर्जा अंतराल इसका भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, चालक इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग होलों के अपवाय वेग से कम हो जाता है या अधिक, तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसका अधिक हो जाता है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट है चौथा, पीएन संधि डायोड में पृष्ठ बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, तो अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। पांचवा है, किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो ये कौन से बायस में होता है, पश्चिम बायस यानी उत्क्रमण अभिनीति में। उसके बाद में अगला है हमारा 6, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, तो नॉट गेट को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। उसके बाद में है हमारा लास्ट टॉपिक, बोर्ड प्रश्न पत्र। तो बोर्ड प्रश्न पत्र का आप याद रखना, 2018-19 वाला जो सेशन था उसमें हमारा सिलेबस बदल दिया गया था फिजिक्स का, मतलब जो हमारा बुक्स है वो एनसीईआरटी लगा दी गई थी। तो 2019 के पहले के एक भी पेपर आपको नहीं पढ़ने हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो पिछले 10-10 साल के पेपर दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये पढ़ लो तो आपका मतलब अच्छा हो जाएगा, पर आपको इतना पुराना नहीं देखना है क्योंकि वो मटेरियल आपके किसी भी काम का नहीं है। 2019 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का आपको 19, 20 और 21 और 22 का पेपर पढ़ना है, जबकि हिंदी और इंग्लिश का आपको केवल 22 का पढ़ना है। इससे पुराने पेपर पे नहीं जाना है क्योंकि सिलेबस और था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं भौतिक शास्त्र का 12th का 19 का पेपर। तो पहला हमारा, प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर। दूसरा हमारा, परमाणु होता है तो परमाणु हमारा कैसा होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनावेशित होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, 1 ग्राम पदार्थ में समतुल्य ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत वर्त में होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा निश्चल आयन में। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल कर सीधे प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि, तो क्यों नहीं किया जा सकता है, तो उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई या एंटीना लेना होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा, आवेश का विमीय सूत्र, तो ये 80 होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। उसके बाद में अगला है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक संबंध होता है, तो ये तरंग का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर जाता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है यानी कम जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ये क्या, ऊर्जा संरक्षक का नियम है। नेक्स्ट है चल कुंडल धारामापी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है बैगनी रंग का प्रकाश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन। नेक्स्ट है लाल रंग का प्रकाश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांच का अधिकतम चार्ज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्यफलन।
उसके बाद में प्रत्येक शब्द का एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला, मूल आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहा के। अगला है, स्वप्रेरण का मात्रक क्या है? तो क्या होता है? हेनरी। नेक्स्ट है, दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। तो ये कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो वह युक्ति है जिसमें ऊर्जा क्या होती है? एक ऊर्जा का रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तन करके ट्रांसड्यूसर कहलाती है। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट हमारा 2020 का पेपर। तो इसमें हमारा पहला है, सही विकल्प चुनिए। और पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक हमारा क्या होता है? कूलम मीटर। दूसरा हमारा, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो ये किससे व्यक्त किया जाता है? 2π/λ से। तीसरा हमारा, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान इसके लिए कितना होता है? 1.33। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है, n प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो ये कैसा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा हमारा, प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सेल का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो ये कैसा? ओम। तीसरा, इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.7 × 10⁻11। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये कितना होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये कितने पाए जाते हैं? 4। नेक्स्ट है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो ये कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम हमारा किसको आ जाएगा? ये एक तरह का प्रतिरोध है। छोटा दंड चुंबक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्ध्य की कोटि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। और नेक्स्ट है अल्फा कण। तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम नाभिक। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको लॉरेंज बल कहते हैं। उसके बाद में अगला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता 6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता का मान बताइए। तो ये कितना होगा? m = m0 × me। mo है ये। नेक्स्ट है हमारा, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? E = hν। नेक्स्ट है, बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और लास्ट है, धातुओं की ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो ये होता है 0। उसके बाद में अगला हमारा जो पेपर है वो है हमारा 2022 का। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? जेनर डायोड का। दूसरा हमारा, ओमीय प्रतिरोध है। तो ओमीय प्रतिरोध हमारा क्या है? तो ये तांबे का तार है। तीसरा हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिग्रहित की फोकस दूरी के, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? से अधिक होती है। चौथा हमारा, एक फोटोन में न्यूनतम आवेश होता है। तो एक फोटोन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में, किसी कुंडली का स्वप्रेरित निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता? कुंडली में प्रवाहित धारा पर। और अगला है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये कौन से सिद्धांत पर होता है? अन्योन्य प्रेरण पर। लास्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो कौन सी है? गामा। नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करता है। तो ये दंड चुंबक की भांति। तीसरा है, मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर। और चौथा हमारा, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो अवतल लेंस की। नेक्स्ट है, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। तो इसका y = a.b का बार। नेक्स्ट है, आकाश का नीला दिखाई देना का कारण है। तो ये प्रकीर्णन के कारण। और विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव में जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। उसके बाद में है, सही
जोड़ी बनाइए। तो पहला हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -VO/μO और ब्रैकेट में 1+D/f। नेक्स्ट है बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम हमारा क्या हो जाएगा 1-D/f। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा बूस्टर का नियम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बूस्टर का नियम हो जाएगा हमारा प्रकाश का ध्रुवण। नेक्स्ट है अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणों का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हर्षर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। और उसके बाद में पांचवा हमारा डायनामो, तो डायनामो का हो जाएगा हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और अमीटर, तो अमीटर का हो जाएगा हमारा धारा नापने का यंत्र। और विद्युत सामर्थ्य, तो विद्युत सामर्थ्य का हो जाएगा VI। ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता की कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा है किस गेट को व्युत्क्रमणीय गेट कहते हैं, तो कौन से गेट को कहते हैं, नॉट गेट को कहते हैं। तीसरा लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा है देली आवृत्ति क्या है, तो देली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसमें कम आवृत्ति के प्रकाश में धातु सतह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी कम क्यों ना हो। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी की आवृत्तमान क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो ये कैसे बढ़ती है, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर एक नेत्रिका की फोकस दूरी कम करते हैं। नेक्स्ट है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चालक का विभव कम हो जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर थे सारे, ये भी हो गए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस पर 10.6 के सब्सक्राइबर हैं। और प्लेलिस्ट में जा कर के जो आपके बाकी की और सब्जेक्ट की वीडियो है वो आपको देख लेनी है। ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखना है, जो हमारा 500K का वेबसाइट के ऊपर टारगेट है, उस टारगेट को आपको अचीव करवाना है। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।